सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर श्रेया शर्मा, जो कि जानी मानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे इस विषय पर लगातार ही हम अपने कार्यक्रमों में चर्चा करते रहते हैं और विषय है डायबिटीज़, जिसे आमतौर पर हम मधुमेह कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं। डॉक्टर श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर श्रेया, क्यों इस बीमारी को लेकर कई लोगों में कई तरह की धारणाएं हैं और लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है और किया जाना चाहिए कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़े। डायबिटीज हमारे देश में एक महामारी बन चुकी है। आप कह सकते हैं एक एपिडेमिक है ये ऑफ ग्लोबल प्रोपोर्शंस, जो कि बढ़ती ही जा रही है और ये एक डरने का विषय बन चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले 10 में से 1 को डायबिटीज थी, अब 8 में से 1 को डायबिटीज हो गई है। मतलब अगर 8 लोग लिए तो उसमें से 1 को जरूर डायबिटीज होगी, तो ऑलमोस्ट हर परिवार में एक डायबिटिक है। उस तरह से आप सोच सकते हैं, जिस तरह हम कोविड की महामारी में बहुत ज्यादा डर गए थे, हमें डायबिटीज से भी डरने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक जानलेवा बीमारी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये एक साइलेंट किलर है। मतलब ये आपसे बात नहीं करती जब तक कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए या कोई बिल्कुल तीव्र लक्षण आ ना जाए। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी अनलेस आपने खुद की स्क्रीनिंग करी एंड आपको पता है कि एक एज के बाद स्क्रीनिंग जरूरी है। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि सभी लोग, चाहे वो मोटे हो पतले हो, उनको फैमिली हिस्ट्री हो ना हो, अब ये गाइडलाइंस आ गई हैं हमारे देश में। ये देख करके कितना प्रेवलेंस बढ़ गया है कि हर इंसान 30 की उम्र के बाद ही अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करे। मतलब वंस इन 3 इयर्स, मतलब 3 साल में एक बार एटलीस्ट अपनी शुगर की चेकअप जरूर करवाए, क्योंकि डायबिटीज हमें नहीं पता वो कब स्टार्ट हो जाएगी, कब वो हमारे ऑर्गन्स डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। अगर हमें उससे बचना है तो हमें स्क्रीनिंग की भी जरूरत है। प्लस हमें, जब हम जागरूक रहेंगे कि ऐसी बीमारी हमारे देयर इन आवर मिस्ट, हमारे बीच में है और बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो हम भी अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करें जिससे हम इससे बचाव कर सकें। बचाव ही एक तरीका है जिससे हम इसके भयानक प्रभावों से अपने आप को रहित कर सकते हैं। डॉक्टर श्रेया, तो हम बातचीत वहीं से आरंभ करते हैं कि डायबिटीज है क्या, ये क्यों हो जाती है और इससे आम श्रोता क्या समझे। जनरली डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंसुलिन बनता है हमारे शरीर में, या तो उसका उत्पादन ही कम हो जाता है, पैंक्रियाज जो हमारी ग्रंथि है वो उत्पादन ही नहीं कर पाती ज्यादा, और या तो जो इंसुलिन बन रहा है वो काफी मात्रा में बन रहा है पर वो काम नहीं कर पाता है टिश्यू लेवल पे, तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज का, जिसको हम सबसे कॉमनली देखते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग वर्ग में हम देखते हैं, और जो पहले बुजुर्ग वर्ग में ही ज्यादातर हुआ करता था अराउंड 50 ईयर्स के बाद। लेकिन अब आप देखेंगे अपने नेबर्स में, अपने जाने माने लोगों में, कि इवन 40 साल पे 30 साल पे भी डायबिटीज हो रही है, और वो भी टाइप 2। तो अब जो युवक वर्ग है उसमें भी ये डायबिटीज आ गई है। तो जनरली ये इसलिए है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो अब खराब होता जा रहा है। जैसे हम सिटीज में जीते हैं, हमारा बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हम बिल्कुल चलते नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, हमारी दिनचर्या में एक्सरसाइज कोई भाग नहीं लेती, हमारा खान पान जो है वो ठीक नहीं होता। तो एक अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से ही डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। प्लस इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है। तो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि पेरेंट्स को डायबिटीज है, माता पिता को डायबिटीज है, भाई बहन को डायबिटीज है, तो फिर रिस्क कि आपको भी डायबिटीज हो जाएगी आपके लाइफ टाइम में, ये बहुत बढ़ जाता है। तो ये दोनों चीजें साथ में काम करती हैं, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट। बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अब बदल रहे हैं, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है हमारी लाइफ में, पोल्यूशन, बहुत सारे बायोमेडिकल वेस्ट से एक्सपोजर होना, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को ही बिगाड़ रहा है एक तरीके से। तो हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, उस वजह से भी अब डायबिटीज का जो बोलते हैं मात्रा बहुत बढ़ गई है। आपने टाइप 2 की बात करी, तो क्या टाइप 1 डायबिटीज भी होती है? हाँ जी, टाइप 1 डायबिटीज भी होती है। ये जनरली इसमें जो पैंक्रियाज ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाना बंद ही कर देती है। आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 हो जाता है इंसुलिन का प्रोडक्शन। तो इस स्थिति में ये जनरली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जिसको टाइप 1 है उसकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो पैंक्रियाज को अटैक करती हैं, और ये बच्चों में ही पाया जाता है। जनरली आप देखेंगे बच्चे या फिर एडोलेसेंट, मतलब कि 15-16 साल के बच्चे, इस तरह के बच्चे जो है इससे ग्रसित होते हैं, और इसमें इंसुलिन ही लेना पड़ता है, इसमें टैबलेट्स काम नहीं करती। ये भी, इसकी भी जागरूकता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं इसमें टैबलेट क्यों नहीं ले सकते, और वो इंसुलिन बंद कर देते हैं। इंसुलिन बंद करना जानलेवा हो जाता है, और पेशेंट की बॉडी में कीटोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो आईसीयू में एडमिट होने पड़ते हैं डीके के साथ, जिसको कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, या फिर
कभी कभी तो ये फेटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन के बिना जीवन मतलब नामुमकिन है, उस तरह आप समझ सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज एक और भी गंभीर स्थिति है, बट ये लेस कॉमन है देन टाइप 2, बट इसका भी अब प्रेवलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर श्रेया, कैसे पता चले एक व्यक्ति को डायबिटीज है या उसमें प्री डायबिटिक कंडीशंस है, क्या जांचें हैं? तो एक चीज है जो मैंने कहा कि लक्षण वैसे कम होते हैं डायबिटीज के, इसीलिए स्क्रीनिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जागरूकता की। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही लक्षण नहीं होते। जैसे कि अगर किसी को बहुत मोटापा है और उनकी नेक पे, उनके जो गले का जो पीछे का भाग है उसमें कोई काला एक थिकनिंग और एक डार्कनिंग होने लग गई नेक के पीछे, उसको कहते हैं एकांथोसिस नाइग्रिकन्स। ये आजकल बहुत लोगों में देखा जा रहा है, अगर वो इस चीज को नोटिस करें खुद में ही, और बच्चों में भी आता जा रहा है जो जिनको मोटापा है बचपन से, तो इसको कहते हैं एकांथोसिस। अगर ये नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये जो इंडिविजुअल है इसको कहीं ना कहीं डायबिटीज होने वाली है या ये प्री डायबिटिक है। ये एक तरीका है। दूसरा है, अगर आपको लक्षण होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा पेशाब होना, रात को कई बार पेशाब के लिए उठना, बहुत प्यास लगना, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो जाना। जनरली फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ते हैं लोग जब डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है, प्लस टीबी हो जाता है कुछ लोगों को, नहीं तो रेयर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं ये सब। फिर एक होता है कि कुछ लोग पेशाब करने जाते हैं, वहां पे पेशाब के अराउंड चींटियां आ जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो काफी पेशेंट्स नोटिस कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण है जो कि वजन बहुत कम हो जाता है कुछ लोगों का, जैसे अगर 400-500 डायबिटीज चल रही है आपकी तो वजन भी कम होने लगता है, बिकॉज डायबिटीज एक कैटाबॉलिक स्टेट है। कैटाबॉलिक मतलब हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन करने लगता है और हमारा वजन कम होते ही जाता है, मसल ब्रेक डाउन होने लग जाती है, तो पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, बहुत फटीग्ड हो जाता है, उससे बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत वेग सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि बहुत क्लियर नहीं होते सिम्टम्स ये, लेकिन यही सिम्टम्स हैं, और फिर जब हम चेक कराते हैं तब हमें पता चलता है। तो चेक करना बहुत जरूरी है कि ये डायबिटीज की वजह से है कुछ और है। तो जांचों की बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो कौन सी जांचें हैं, कौन सी वो साधारण जांचें हैं जिनसे कि पता चल सकता है कि पेशेंट डायबिटिक है? तो एक होता है कि हम अपना खाली पेट वाला शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, एक पोस्टप्रैंडियल शुगर 2 घंटे बाद वाला, खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर चेक करें। उसके साथ एक जांच होती है जिसको कहते हैं HbA1c, तो वो हमें बताता है कि हमारा लास्ट 3 महीने का शुगर कितना था बॉडी में। तो नॉर्मली HbA1c जो होता है वो हम रखना चाहते हैं या हम देखना चाहते हैं कि वो हो लेस देन 6.5, वो होता है नॉर्मल HbA1c। अगर वो 6.5 के ऊपर चला गया तो उस पेशेंट को डायबिटिक बोला जाता है। उसी तरह प्री डायबिटीज का भी एक पैमाना है कि 5.7 to 6.5% HbA1c, उस रेंज में आने वालों को प्री डायबिटिक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं अगर उन्होंने अपने जीवन शैली पे ध्यान नहीं दिया तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर श्रेया? इसके इलाज में सबसे पहले आता है डाइट। इसके डाइट के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हमें अपने खाने पे नियंत्रण करना ही पड़ेगा। अगर डायबिटीज हो गई या अगर हम प्री डायबिटिक हैं तो भी हमें खाने पे नियंत्रण करना है। ये नहीं है कि हम लापरवाही में प्री डायबिटीज से डायबिटीज में पहुंच जाएं और फिर सारे दुष्प्रभाव हम सहने लग जाएं। तो हमें खाने पे सबसे पहले नियंत्रण करना है। दूसरा है एक्सरसाइज, मतलब एक नियमित तरीके से हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन शैली का भाग बना लेना है कि हम आधा से 1 घंटा एटलीस्ट टाइम दें जिसमें हम एक्टिवली वॉक, या तो हम ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं या स्विमिंग या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो कि मतलब उतनी एक्सरसाइज हो जो कि हमारी सांस फूले और थोड़ा सा पसीना छूटे, उतनी एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। और ओवरऑल हम एक्टिव रहे, मतलब बैठने वाले स्थिति में ना रहे कि लेटे हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम में ज्यादा हम अपना ध्यान दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम मतलब टीवी के, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, ये सब स्क्रीन टाइम में आता है। फिर आती हैं दवाइयां। मैं हमेशा ये बोलूंगी इस ऑर्डर को फॉलो करिए, डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर दवाइयां, और उसके बाद इंसुलिन तो है ही। अगर नहीं दवाइयों पे कंट्रोल आया या फिर उस तरह का डायबिटीज नहीं है जो दवाइयों पे रिस्पॉन्ड करे, तो इंसुलिन हमेशा है ही जो कि शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। और ये हमारा सौभाग्य है आई थिंक कि हमारे पास इंसुलिन जैसा पदार्थ है जो किसी भी डायबिटीज को ठीक करने में मतलब इट इज यूजफुल। ऐसे कोई डायबिटीज नहीं है जो इंसुलिन से ठीक नहीं होगी, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 हो, चाहे वो पैंक्रेटिक डायबिटीज हो। अलग अलग तरह के डायबिटीज होते हैं, केवल टाइप 1 टाइप 2 नहीं होता। पैंक्रियास खराब होने से भी एक और तरह का डायबिटीज भी हो सकता है, उसमें भी इंसुलिन यूज होती है। तो हमारे पास कई सारे उपाय हैं, पर सबसे पहले पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि वो डाइट और एक्सरसाइज को ना भूले। केवल दवाइयों को अच्छे से लेने से पेशेंट समझता है उसका हिज जॉब इज डन, उसका काम हो गया, उसने अपना बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, पर ऐसा नहीं है। अगर उसने खाने में ध्यान नहीं दिया, प्लस उसने वो शराब का सेवन करते रहे, रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग करते रहे, तंबाकू लेते रहे, तो फिर इन दवाइयों का कोई असर नहीं होता और दवाइयां अकेले काम नहीं करती। डॉक्टर साहब, बड़े विस्तार से आपने बताया, लेकिन डायबिटीज को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं समाज में हैं और आमतौर पर इन पर लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो धारणा है तो वो धारणा रह जाती है। हम जानना चाहेंगे क्या ये सिर्फ मोटे लोगों को ही होती है बीमारी?
ऐसा नहीं है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और अगर मोटापा है डायबिटीज के साथ तो हमें हर तरीके से उसको वी हैव टू फाइट द ओबेसिटी, क्योंकि जब तक मोटापा कम नहीं होगा, हम नॉर्मल BMI पे नहीं लाएंगे पेशेंट को, तब तक उनकी शुगर जो है अच्छे से कंट्रोल नहीं होगी, ना कि उनके दूसरे मेटाबॉलिक पैरामीटर्स ठीक होंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फैटी लिवर हो जाना, फिर दिल की बीमारियां होना, ये सब वजन से ही होता है। वजन इज अनदर डिजीज, ओबेसिटी इज अनदर डिजीज बोल सकते हो, एक अलग ही बीमारी है वजन बढ़ जाना। पर अगर वजन नहीं बढ़ा है और डायबिटीज हो गई, तो कई पेशेंट पूछते हैं हम तो इतने पतले हैं, हमें क्यों डायबिटीज हो गई? तो ये भी जानना जरूरी है कि हमारा जो साउथ एशियन फिनोटाइप हम कहते हैं कि थिन फैट बोलते हैं हम उसको, तो हमारा दुर्भाग्य है कह सकते हैं कि हमारी जो पैंक्रियाज है उसका रिजर्व भी कम है। हमारी जो पैंक्रियाज ग्रंथि है उसमें इंसुलिन रिजर्व उस तरह नहीं है जैसे वेस्टर्न रीजन्स में है, या फिर हमारे जो मतलब अमेरिकन या यूरोपियन फ्रेंड्स हैं उनका रिजर्व हमसे ज्यादा है। इस वजह से पतले, इवन जब हम पतले दिखते हैं और केवल हमें एक मोटापा हमारे सेंट्रल ओबेसिटी एरिया में, मतलब हमारे अब्डोमिनल ओबेसिटी रहेगी, उसी से हमें डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक जो ओबेसिटी या वजन होता है वो होता है हमारे पेट के अराउंड, उसको कहते हैं अब्डोमिनल या सेंट्रल ओबेसिटी, और यही फैटी लिवर को जन्म देता है। और जब फैटी लिवर हो जाता है तो पैंक्रियाज का जो रिजर्व है वैसे ही थोड़ा सा कम रहता है हमारी पॉपुलेशन में, तो वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ती ही चली जाती है, जितनी इंसुलिन बन रही है वो भी कम बन रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, हमें डायबिटीज हो जाती है। तो हमारी पॉपुलेशन में आप देखेंगे टाइप 2 भी बहुत सारे पतले लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल मोटे लोगों को हो रहा है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, स्पेशली फॉर द इंडियन पॉपुलेशन। और क्योंकि हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, ये हम बोल ही सकते हैं। इसके अलावा टाइप 1 वो तो पतले लोगों में होता ही है, क्योंकि इट इज नॉट वो कोई वजन से ड्राइव नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज जैसे बताया बच्चों में होता है, वो तो बच्चों में, पतलों में, सब में हो ही जाता है। तो डायबिटीज हर तरीके की होती है। टाइप 2 भी अब पतले लोगों में बहुत हो रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बट ये हो रही है। अब हम डायबिटीज में फूड लेवल्स की बात करते हैं, और इसमें तरह तरह की धारणाएं हैं, जैसे गुड़ खाने से कुछ नहीं होता, उससे शुगर नहीं बढ़ती है, या बिस्किट खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, नमकीन भी आप खा सकते हैं। तो बताएं ये क्या है, और थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में भी बताइए। हाँ जी, तो पहले हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जब आप कोई चीज खाते हैं तो उसके बाद कितनी तेजी से आपका शुगर बढ़ता है और कितना ज्यादा बढ़ता है, ये हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। तो जब हम कहेंगे कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, तो हम बात करेंगे सिंपल शुगर, जैसे हम व्हाइट शुगर खाते हैं टेबल पे, या हम ब्रेड खाते हैं मैदे की, या कोई भी हम मैदे का प्रोडक्ट खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होते हैं इन आइटम्स के, क्योंकि ये बहुत फाइन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि शुगर है, मैदा है, ये फाइन और प्रोसेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही आप खाएंगे वो तुरंत अब्जॉर्ब होगा और एक स्पाइक करेगा शुगर का आपकी बॉडी में, जो कि बहुत हार्मफुल है। प्लस इनमें कोई और न्यूट्रिशन नहीं होगा। अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं? आप शुगर, मैदा, बटर, पाम ऑयल, ऐसी चीजें अपने सेवन कर रहे हैं। कोई भी न्यूट्रिशियस आइटम नहीं है इसमें, ना इसमें विटामिन मिनरल्स है, ना फाइबर है, ना प्रोटीन है, आप केवल उसमें शुगर खा रहे हैं। तो लेकिन लोगों को अब ये समझाना कि हर तरह का बिस्किट मैदे का ही बनता है, उसमें ऑयल होता ही होता है, उसमें नमक भी डलता है, उसमें शुगर काफी मात्रा में डलता है, और कोई बिस्किट आपको कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं देता। इसलिए हमेशा हमें बिस्किट्स, बेकरी आइटम और सारे पैकेट वाली जो टिन्ड, कैंड, प्रोसेस्ड और प्रिजर्व्ड फूड है, उसको हमें डिस्करेज करना होता है पेशेंट के सामने। हमेशा बताना, मैं यही बताती हूँ कि आप चाहे फल खा लीजिए, आप घर पे बना हुआ इवन चावल खा लीजिए कम मात्रा में। चावल और आलू के बारे में पहले बात नहीं करते हैं हम, पहले बात करते हैं आप बिस्किट कितनी बार खाते हैं दिन में। तो जो इंसान बोल रहा है कि मैंने चावल छोड़ दिया, वो दिन में 4 बार फिर भी बिस्किट खा रहा होता है, और फिर वो कहते हैं नहीं हम तो इस कंपनी के खाते हैं जो डायबिटीज के बिस्किट हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस दुनिया में कोई ऐसा बिस्किट नहीं है जो डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं, जो डायबिटीज के लिए बना हुआ हो। कोई भी बिस्किट नहीं है, और कोई बिस्किट में इतना फाइबर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जिसमें आप बेनिफिट हो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि फूड लेबल क्या होते हैं कि कितना, अब जैसे हम कहेंगे कि आटा से बना है कोई प्रोडक्ट, वो आटा की मात्रा हमें तब पता चलेगी जब हम लेबल पे पढ़ेंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत न्यूट्रिशियस है, इसके पैकेट पे लिखा है कि इसमें इतना इतना ये सब है। आप जब उसका लेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 10% आटा होगा, 90% अभी भी मैदा ही होगा, पर उसको फिर भी आटा का प्रोडक्ट का एक लेबल मिल जाएगा। उसके अलावा रिफाइंड शुगर्स होंगे, उसमें सिरप्स होंगे, उसमें ऑयल होगा, उसमें जो हर चीज़ आपके लिए अच्छी हानिकारक ही है, और स्पेशली एक डायबिटिक को तो ये सब नहीं लेना चाहिए। तो पैकेटेड आइटम से जितना दूर रहें, तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। जब आप दूर रहेंगे तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। और मैं उसी तरह बता रही हूँ, शुगर फ्री आइटम्स, लोग समझते हैं शुगर फ्री आइसक्रीम खा सकते हैं, शुगर फ्री के बिस्किट खा सकते हैं, शुगर फ्री मिठाई खा सकते हैं। मैं कहती हूँ ये एक ट्रीट है, अगर खानी है तो कभी एक बार दिवाली पे खा ली, आपकी बर्थडे पे खा ली। इट डज नॉट मीन कि डेली आप शुगर फ्री आइटम
खिला रहे हैं और खुश होकर खा रहे हैं कि इसमें तो शुगर फ्री है, क्योंकि बना तो मैदे का ही है, उससे आपका शुगर बढ़ना ही बढ़ना है, वजन भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। ये सब जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी पे, काफ़ी कुछ मतलब मिसलीडिंग कह सकते हैं आप, और आपको लेबल्स पढ़ के समझना पड़ेगा मैदा है, शुगर है, ऑयल है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, आपको इनको गिव अप करना ही है। डॉक्टर श्रेया, ओट्स और मिलेट्स के बारे में क्या राय है आपकी? तो इसमें मिलेट्स जो होते हैं उसमें कैसे रहते हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कोई विलन नहीं है हमारी लाइफ में, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर डाइट। लेकिन हम अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स अपना सकते हैं, जैसे कि कहा कि मिलेट्स, तो किनुआ है या फिर हम कहें झिंगोरा है, हमारा लोकल मिलेट है, या हम होल ग्रेन्स की बात करें तो रागी है, ज्वार बाजरा है, बार्ले है, सो ओट्स हैं। तो इनको हम ज़्यादा अपनाएं रादर देन ईटिंग प्रोसेस्ड, जैसे मैदा है या गेहूं से भी थोड़ा हट सकते हैं हम। तो हम अपना मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा सकते हैं, या फिर हम राइस की जगह झिंगोरा खा सकते हैं, जो आप जानते हैं उत्तराखंड का एक लोकल मिलेट है। तो इससे आपका जो शुगर स्पाइक सडन होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी हमने, वो नहीं बढ़ता और वो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है और बॉडी धीरे धीरे अब्जॉर्ब करके धीरे धीरे उस शुगर को छोड़ती है हमारे ब्लड में, इसलिए हमारे जो शुगर के लेवल्स हैं वो मेंटेन हो जाते हैं और स्पाइक्स नहीं आते। डॉक्टर श्रेया, इंसुलिन को लेकर भी कई धारणाएं हैं लोगों के मन में, और ये माना जाता है कि इंसुलिन इसलिए दिया जा रहा है कि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। आपका क्या कहना है? देखिए, जब जनरली टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तब स्टार्ट होती है जब बहुत लंबी डायबिटीज हो जाती है, जैसे 15-20 साल हो गए किसी को टैबलेट खाते हैं, उसका कंट्रोल अब नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि टैबलेट्स की या तो इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है या पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ डायबिटीज बढ़ गई है, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। डायबिटीज स्टेबल नहीं रहती, वो थोड़ी प्रोग्रेस करती रहती है ओवर टाइम। पैंक्रियास का रिजर्व कम होता गया, तो जब पैंक्रियास का रिजर्व बिल्कुल कम हो जाता है तब हमें बाहर से इंसुलिन भी देना पड़ता है। तो हाँ, ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नकार दें या सोचें कि वो कोई एडिक्शन हो जाएगा, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि तंबाकू की आदत पड़ गई या शराब की, ये तो शराब और तंबाकू तो नहीं है कि आपको आदत पड़ जाएगी। अगर डॉक्टर को लग रहा है, सब कुछ नाप तोल के ही वो आपको इंसुलिन पे स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर को भी इंसुलिन पे स्टार्ट करने में बड़ा जोखिम होता है। पेशेंट को समझाओ, उसको हाइपोग्लाइसीमिया समझाओ, उसको इंसुलिन लेना बताओ, वो गलत तरीके से इंसुलिन ले लेगा, कई बार उसकी रेजिमेन फिट करो। तो डॉक्टर के लिए भी टैबलेट देना फार इजियर है। मुझे भी अच्छा लगता है कि टैबलेट पे ही पेशेंट ठीक रहे, पर जो लोग नहीं मैनेज करते, या ऐसा भी होता है कई बार आपने इतने साल निकाल दिए बिना कंट्रोल के, ये बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उसी तरह आपकी बॉडी, जब तक आप अपनी बॉडी को हेल्प नहीं करेंगे, बॉडी भी गिव अप कर देती है कि भाई हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इस दवाई को। उस टाइम पे फिर इंसुलिन आ जाती है इनटू द रेजिमेन। लेकिन उसको आपको लेना है जिस तरह से बताया गया, जब जरूरत है तभी इंसुलिन दी जाएगी। या फिर कभी कभी कोई सिक है, किसी को टीबी है, कोई इन्फेक्शन है, तो इंसुलिन का ज्यादा रोल आ जाता है। किसी को डायबिटिक फुट हो गया जिसमें सड़न हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, उसमें इंसुलिन देनी पड़ती है। तो सर्टेन इंडिकेशन, या प्री ऑपरेटिवली किसी को एडमिट किया है ऑपरेशन के लिए, तब इंसुलिन पे लाना पड़ता है, वापस बंद हो जाती है। तो इंसुलिन की एक चीज बताना चाहूंगी, लोगों को लगता है इंसुलिन की आदत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप एडमिट होते हैं, हम कई बार इंसुलिन पे डालते हैं हॉस्पिटल, आप देखेंगे 4 दिन बाद बंद हो जाती है, आप घर चले जाते हैं, आप अपनी टैबलेट ले लेते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं, जो ऑलरेडी ये सुन रहे हो या ऑलरेडी उनको ये अनुभव हुआ हो कि इंसुलिन स्टार्ट हुई थी फिर बंद हुई। तो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट एंड स्टॉप। अगर जरूरत नहीं है तो कोई आपको इंसुलिन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि एक्चुअली ये जोखिम का ही विषय है फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो कि वो मैनेज कैसे करें इंसुलिन पे। डॉक्टर साहब, नींद की क्या भूमिका है यदि हम डायबिटीज की बात करें तो? जी, नींद की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम अब हम हर तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर में नींद की ही बात कर रहे हैं। उसी तरह डायबिटीज का भी मतलब बोल सकते हैं आप एक उपचार की तरह, नींद को एक मेडिसिन की तरह सोचिए कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, यू आर इन बेड, आप अपनी लाइट्स ऑफ कर दें, जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन, कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जो हम बचपन में सुना करते थे, ये बिल्कुल सच है, इसका एक साइंटिफिक बेसिस है। क्योंकि अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, अराउंड इफ यू कैन गेट अप, अगर आप उठ सके 5 बजे तक, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका, और बिना टूटे आपको एक अच्छी नींद मिले, उसी से आपकी मेटाबॉलिज्म इतनी सेट हो जाती है, आपकी बॉडी को एक टाइम मिल जाता है रिपेयर करने को, खुद को रिजुविनेट करने को, एक रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रात को, जो जरूरी है। जिस तरह हमारे ब्रेन को एक रेस्ट का पीरियड चाहिए, उसी तरह हमारी बॉडी को भी एक रेस्ट का पीरियड चाहिए, और उससे मेटाबॉलिज्म काफी कुछ प्रभावित होती है। तो ये देखा गया कि जो लोग टूटी नींद लेते हैं या शिफ्ट वर्क करते हैं, नाइट में दे आर हैविंग ड्यूटीज, जैसे कि सिस्टर्स हैं, चौकीदार हैं, इनको बहुत ज्यादा डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओएस, फैटी लिवर सब कुछ होता है। जबकि वो लोग जो टाइम पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं और एक नियमित तरीके से एक जो है व्यायाम और अपने खाने का ध्यान सब कुछ एक साथ करते हैं, उनकी जो है शुगर से वो बचे हुए रहते हैं, शुगर की बीमारी से आगे चल के मोटापा नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म साथ में ये सब मेटाबॉलिक
सिंड्रोम का पार्ट है। बीपी, वजन बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल, फिर फैटी लिवर, फिर डायबिटीज, तो ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ ही चलते हैं और एक साथ ही ठीक भी होते हैं। जी, तो ये कंप्लीट पैकेज है, हम कह सकते हैं कंप्लीट डायबिटीज। पैकेज है ये। तो डॉक्टर श्रेया शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से डायबिटीज से बचा जा सकता है। यदि किसी को डायबिटीज है तो कैसे उसका उपचार किया जा सकता है। आपने कुछ जो मिथ्स हैं समाज में उनको भी दूर करने का प्रयास किया। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।